हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 6 एवोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की तीसरी टॉपिक व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम लोग उन एविडेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं जिनसे एवोल्यूशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एवोल्यूशन को प्रूफ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, विकास के क्या प्रमाण हैं, विकास के प्रमाण क्या हैं। आइए, एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। अर्थ पे एवोल्यूशन के जो लाइफ फॉर्म हैं, अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है, उसके वास्तव में जो सबूत मिले हैं वे सेवरल प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। मेनी क्वार्टर्स, अलग अलग टाइम में, अलग अलग प्लेस से एविडेंस एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के मिले हैं। अर्थ पे जीवों का विकास हुआ है, इस बात के कई प्रमाण हैं और यह प्रमाण जो हैं मेनी क्वार्टर्स में मिले हैं, अलग अलग प्लेस से, अलग अलग एरियाज से मिले हैं। एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है, इसके सबूत जो हैं रियली में, इंडीड रियली में, कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, अलग अलग प्लेस से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे फॉसिल के बारे में। फॉसिल से हमें एवोल्यूशन के बारे में क्या एविडेंस मिलता है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। फॉसिल्स होते क्या हैं? तो जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनके ऊपर लाइफ फॉर्म के सबूत मिलते हैं। जो पत्थर हैं, पत्थर पे फिगर बने हुए मिलते हैं, क्योंकि पत्थर के फॉर्मेशन में, जब रॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो सेडिमेंट के रूप में जीव जो हैं, एनिमल्स जो हैं, लाइफ फॉर्म्स जो हैं, वो दबते जाते हैं और उनके फिगर जो हैं रॉक्स के उभरते जाते हैं। तो फॉसिल्स या उभरे हुए फिगर जो होते हैं रॉक्स के ऊपर, एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, जीवों का अंश कहते हैं। फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक। ठीक है, तो पत्थरों के अंदर, पत्थरों के ऊपर फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष उपस्थित हैं। जीवन के कठोर अंगों के रिमेन्स उपस्थित हैं, अवशेष उपस्थित हैं। फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। ठीक है, तो चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष उपस्थित हैं। रॉक फॉर्म्स सेडिमेंट्स and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediment one over the other during the long history of earth. रॉक्स बनते कैसे हैं? रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। रॉक्स जो हैं या जो सेडिमेंट्स हैं, तलछट जो हैं, वे एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद बनते हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन देखें, अर्थ क्रस्ट जो अर्थ का ऊपरी लेयर होता है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन का स्टडी करें तो आप अलग अलग लेयर में आपको सेडिमेंट्स के रूप में रॉक्स दिखाई देंगे और उन लेयर्स में आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्राप्त होंगे, लाइफ फॉर्म्स
प्राप्त होंगे। रॉक्स सेडिमेंट से बनी होती हैं और अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन यह इंडिकेट करता है कि ये जो सेडिमेंट हैं एक लेयर पर दूसरे लेयर की परत अर्थ के लंबे हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है। रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, रॉक्स जो कि सेडिमेंट से बन रहे हैं और अर्थ क्रस्ट का जो क्रॉस सेक्शन है, अर्थ क्रस्ट का जो क्रॉस सेक्शंस की स्टडी है वे क्या बताती हैं? इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट ऑन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। वे हमें अर्थ के एक लंबे इतिहास के बारे में जानकारी देती है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। अलग अलग एज के जो रॉक सेडिमेंट हैं उनमें अलग अलग तरह के फॉसिल्स, अलग अलग तरह के लाइफ प्राप्त हो रहे हैं। हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। वे उन्हीं रॉक्स फॉर्मेशन के दौरान मरे हुए जीवों के अंश हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं। तो आप देख रहे हैं रॉक्स जो हैं सेडिमेंट या रॉक्स सेडिमेंट के रूप में बने होते हैं। अर्थ क्रस्ट का एक अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि एक सेडिमेंट पर दूसरे सेडिमेंट की परत अर्थ के लंबे इतिहास की गवाह है। अलग अलग टाइम पीरियड्स के जो रॉक्स हैं, अलग अलग लेयर के जो रॉक्स हैं, उनके सेडिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग फॉर्म्स पाए गए हैं जो संभवतः उसी विशेष सेडिमेंट के फॉर्मेशन के दौरान मरे थे। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे अपीयर होते हैं उनमें से, कुछ का आज के ऑर्गेनिज्म से मेल जोल दिखाई देता है। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। टॉपिक चल रही है व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के प्रूफ क्या हैं, विकास के प्रमाण क्या हैं, सबूत क्या हैं। इसमें हमने आपको बताया अर्थ के सरफेस पे एवोल्यूशन का जो प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है, वे हमें मेनी क्वार्टर्स में मिले हैं। सेवरल प्लेसेस से, सेवरल एरिया से हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम लोग फॉसिल की बात करेंगे। फॉसिल्स जो है वे रॉक्स के ऊपर हार्ड पार्ट होते हैं लाइफ फॉर्म्स के, जो उन रॉक्स के बनने के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें दब गए थे या मरे हुए पार्टिकल दब गए थे, जिनकी वजह से उनका फिगर जो है पत्थरों पे बन गया है। डिफरेंट एज के जो रॉक्स होते हैं वह अलग अलग टाइम के फॉसिल के बारे में जानकारी देते हैं। हु प्रोबेबली डेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। और उसमें से कुछ ऐसे भी सेडिमेंट्स में मिलते हैं लिविंग फॉर्म्स जो उसी दौरान मरे थे जिस दौरान रॉक का फॉर्मेशन हुआ था। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो आज के ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं। तो आपने देखा कि पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के कई प्रमाण हैं जो अलग अलग एरिया से, प्लेस से मिले हैं। पहला आपने देखा रॉक के अंदर फॉसिल के रूप में जीवन के कठोर अंगों के रिमेन्स प्राप्त हैं, अवशेष विद्यमान हैं। रॉक्स सेडिमेंट्स से बने होते हैं। अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन यह संकेत देता है कि एक सेडिमेंट दूसरे सेडिमेंट के लेयर अर्थ के एक लंबे हिस्ट्री की गवाह है। अलग अलग एज के रॉक्स की सेडिमेंट में अलग अलग लाइफ पाए गए हैं
जो संभवतः उस विशेष सेडमेंट के, उस विशेष रॉक के निर्माण के दौरान मरे थे। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ उनमें से आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। फिगर नंबर 6.2 देखें ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कि जो हमें रॉक से जानकारी मिल रही है फॉसिल के रूप में, वे उन ऑर्गेनिज्म का मैच जो है आज के जीवों से है। जैसे फिगर में देखें, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोरस। यहां पे एक डायनासोरस के फैमिली ट्री को दिखाया गया है। दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, जिससे आज हम क्रोकोडाइल और बर्ड की तुलना कर सकते हैं। डायनासोर फैमिली की तुलना हम आज के मॉडर्न डे में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म क्रोकोडाइल और बर्ड से कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें फिगर में, आप डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स देख रहे हैं। स्टीगोसॉरस, ब्रांकियोसॉरस, ठीक है। सबसे ऊपर आप देखें ट्राइसेराटॉप्स, टायरेनोसॉरस। ये सब डायनासोर फैमिलीज हैं। इनकी मैचिंग जो है आज के मॉडर्न डे के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल आप देख रहे हैं, क्रोकोडाइल, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरेंडोन, ये इनके पूर्वज हैं। क्रोकोडाइल के एंसेस्टर कौन है? वे आपके डायनासोर्स हैं। तो डायनासोर्स की तुलना हम आज के जीव से करेंगे, किससे? क्रोकोडाइल से। क्रोकोडाइल को ही अगर एक लार्ज ऑर्गेनिज्म कर दिया जाए, इसके ही लेग को बड़ा कर दिया जाए, माउथ को बड़ा कर दिया जाए, बॉडी को बड़ा कर दिया जाए, ये डायनासोर की तरह दिखने लगेंगे। तो कुछ जीव जो आज मिल रहे हैं वह पहले के जीवों से समानता दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि डायनासोर की समानता क्रोकोडाइल से है, कुछ बर्ड से हैं। तो ये प्रूफ है, एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के रॉक्स के पर निशान से हम देख सकते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, डायनासोर्स। तो ट्री में आपने देखा फिगर में कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रोकोडाइल या सम बर्ड, वे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि डायनासोर्स को। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। वे विलुप्त जीव जैसे कि डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो डायनासोर का आज के मॉडर्न डे में प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्रोकोडाइल। तो दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, डायनासोर, क्रोकोडाइल। A study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed. तो यदि हम अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग लेयर में मिलने वाले फॉसिल का स्टडी करें तो हमें अर्थ के जियोलॉजिकल पीरियड के बदलते रूप के बारे में जानकारी मिलेगी। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, डायनासोर। क्रोकोडाइल जो है वह एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर को रिप्रेजेंट करता है। और स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर के फॉसिल का अगर हम अध्ययन करें तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगा? इससे हमें जानकारी मिलेगा द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सटिंक्टेड, उस जियोलॉजिकल टाइम का, उस जियोलॉजिकल पीरियड का जिसमें वे जीव समाप्त हुए थे। समय समय पर अर्थ पे जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ रूप विशेष जियोलॉजिकल पीरियड तक ही सीमित रहे हैं। द स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम
लाइफ फॉर्म्स जो हैं वे समय के साथ बदलती रही हैं, एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स, टाइम स्पान, और कुछ लाइफ स्पान ऐसे थे जो एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान ही उपस्थित थे। तो आप देख रहे हैं कि अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर के फॉसिल्स के स्टडी करने पर हमें यह जानकारी मिलती है, इससे यह इंडिकेट होता है कि द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे आर एक्सट्रिक्टेड, उन जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में जिस पीरियड में वह उपस्थित थी। तो अलग अलग डिफरेंट सेडिमेंट्स लेयर के फॉसिल्स के स्टडी से हमें यह जानकारी मिलेगी कि किस टाइम पीरियड्स में कौन से लाइफ एग्जिस्ट करते थे। दे स्टडी सो दैट, उसके स्टडी से हमें यह जानकारी मिलेगी कि लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पान। समय समय पे लाइफ फॉर्म्स चेंज होते रहे और कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे थे जो एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही उपस्थित थे। समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ रूप जो हैं एक विशेष टाइम पीरियड तक ही सीमित रहे। हेंस इस प्रकार न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस प्रकार जीवों के रूप जो हैं वह विभिन्न कालों में प्रकट हुए। न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ के हिस्ट्री में जो न्यू लाइफ फॉर्म्स थे वे अलग अलग टाइम में उपस्थित हुए। हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ के हिस्ट्री में न्यू ऑर्गेनिज्म जो थे, नए जीव जो थे, अलग अलग टाइम पे उपस्थित हुए। ऑल दिस इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इन सभी को प्लेंटोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है। ये जो फॉसिल के रूप में जानकारी मिल रही है, अलग अलग टाइम पीरियड्स के फॉसिल के स्टडी से हमें उस टाइम पीरियड के दौरान लिविंग फॉर्म्स की जानकारी मिल रही है, इसे पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, पूरा जीवी प्रमाण कहा जाता है। ऑल दिस इज कॉल्ड पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इन्हें हम पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, पूरा जीवी सबूत कहते हैं। पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। पेलियंटोलॉजी क्या होती है? तो पेलियंटोलॉजी जो है एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें फॉसिल की स्टडी की जाती है, जीवों के अवशेष का स्टडी की जाती है, जीवों के निशान का स्टडी की जाती है जो कि रॉक्स पे बने हुए थे। और वह कैसे बन गए? रॉक्स में दबने की वजह से उनके जो बोन्स थे, मसल्स थे, सब गल गया और उसका फिगर जो है रॉक्स के ऊपर छप गया। तो पेलियंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ फॉसिल। द फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी लियोनार्ड दा विंसी। फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी किसे कहते हैं? लियोनार्ड दा विंसी को कहा जाता है। ठीक है, डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ द फॉसिल आर कैलकुलेटेड? क्या आपको याद है कि फॉसिल के आयु को, फॉसिल के एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या आपको याद है कि फॉसिल्स की आयु की गणना किस प्रकार की जाती है? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर? क्या आपको रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में पता है? इसके सिद्धांत क्या हैं, इनके प्रोसीजर्स क्या हैं? तो आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिव एक चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां पे आप कुछ फार्मूलास स्टडी करेंगे जिनके बेस पे हम लोग
कैलकुलेशन करके किसी भी फॉसिल्स के आयु को कैलकुलेट करते हैं, हाफ लाइफ के बेस पे आधारित होता है। ठीक है, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। जैसे आप कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन जिनका एटॉमिक वेट 14 होता है, वो एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। तो इसी को स्टडी करते हैं, कार्बन को, C14 को, और उससे एज का पता करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन C14 इज 5730 ईयर, 5730 साल हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की। पोटेशियम 14 होते हैं जिसकी हाफ लाइफ 1.25 × 10⁻9 ईयर होती है, 1.25 बिलियन ईयर पोटेशियम 40 की हाफ लाइफ होती है। तो अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल रिलीव ऑन द periodically decay rate of these isotopes acting like a natural clock। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग का, वही सिद्धांत पे काम करता है कि जो कार्बन 14 है, पोटेशियम 14, कार्बन 14 है, पोटेशियम 40 है, यह नेचुरल क्लॉक के रूप में काम करेंगे। आइसोटोप्स एक नेचुरल क्लॉक के रूप में काम करते हैं, और इन्हीं के बेस पे हम फॉसिल्स के एज की जानकारी रखते हैं। तो फॉसिल्स के एज की जानकारी हमें कैसी होगी? तो फॉसिल्स एज आर कैलकुलेटेड यूजिंग 2 प्राइमरी मेथड। फॉसिल के एज के बारे में जानकारी के लिए 2 मुख्य मेथड हैं। फॉसिल एजेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग 2 प्राइमरी मेथड। पहले को कहते हैं रिलेटिव डेटिंग एंड दूसरे को कहेंगे एब्सोल्यूट डेटिंग। ठीक है, तो फॉसिल का एज पता करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड हैं। एक मेथड है आपका रिलेटिव डेटिंग और सेकेंड है एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग कंप्रेस ऑफ फॉसिल लोकेशन इन रॉक लेयर टू अदर फॉसिल एंड रॉक ऑफ नोन एजेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रॉक के एज की जानकारी होने पे हम रिलेट करके उस फॉसिल के एज का पता करते हैं। रिलेटिव डेटिंग कंप्रेस ऑफ फॉसिल लोकेशन इन रॉक लेयर। रिलेटिव डेटिंग में रॉक्स पे फॉसिल्स के निशान को देखते हैं और रॉक के आयु की तुलना में उस फॉसिल के आयु की पता लगाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेटिंग कंप्रेस ए फॉसिल लोकेशन इन रॉक लेयर टू अदर फॉसिल एंड रॉक ऑफ नोन एजेस। वाइल एब्सोल्यूट डेटिंग, जबकि एब्सोल्यूट डेटिंग में प्राइमरली थ्रू रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसे हम रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं, मेजर द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से मेजर करते हैं। तो एब्सोल्यूट डेटिंग हम करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के से। रेडियो एक्टिव डेटिंग मेजर द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद इन द फॉसिल। फॉसिल के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उनके डीके से हम टाइम पीरियड का पता करते हैं, यार सराउंडिंग रॉक या उसके सराउंडिंग रॉक से। कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है, द प्रिंसिपल रियलाइज ऑन द पीरियडिकल, ठीक है, periodical decay rate of these isotope acting like a natural clock। तो ये जो आइसोटोप्स हैं एक नेचुरल क्लॉक के रूप में काम करते हैं। द प्रिंसिपल रिलीज ऑन द predictable decay rate of these isotope acting like a natural clock। हाफ लाइफ कार्बन 14 5730 ईयर, जबकि पोटेशियम 40 1.25 × 10⁻9 ईयर, 1.25 अरब वर्ष कह सकते हैं। इनसे हम फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया था। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड? कैसे हम फॉसिल के आयु को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन में जो अगला प्रमाण है वह एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है। इसे दिया गया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एवोल्यूशन के लिए जो दिया गया अर्नस्ट हैकल के द्वारा, जिसका आधार था कि सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान समानता दिखती है, जो एडल्ट में अनुपस्थित हो जाता है, अब्सेंट हो जाते हैं। तो हैकल के द्वारा जो एम्ब्रियोलॉजिकल्स बातें की जा रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एडल्ट में यह डिफरेंट हो जा रहे हैं। जैसे फिश, चिक, टार्टवाइज, पिग, मैन, ये एडल्ट में अलग हो जा रहे हैं, इनमें कोई समानता नहीं दिख रही है। लेकिन जब हम इनके एम्ब्रियो का स्टडी करें तो आप देख रहे हैं इनमें समानता दिख रही है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें आपस में सिमिलरिटी दिख रही है, सिमिलरिटी इन एम्ब्रियोनिक एंड यंग स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट। तो आप देख रहे हैं अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं, ये फिश का, चिक, टार्टवाइज, पिग, मैन। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो देखें, टेल है, सब में टेल है। गिल स्लिट, यह ठीक है, गर्दन पे गिल स्लिट पाए जा रहे हैं, गिल स्लिट पाए जा रहे हैं सब में। लेकिन जैसे जैसे यह डेवलप होते हैं, एडल्ट स्टेज में जाते हैं, इनमें समानताएं जो मिल रही थी वह धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो इसे एक अर्नस्ट हैकल ने एक प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वे एक रूप से विकसित हुए हैं। इसका प्रूफ है कि इनका एम्ब्रियो का जब हम स्टडी करेंगे तो एक जैसे दिखेंगे। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन के द्वारा दिया गया, एवोल्यूशन के सबूत के रूप में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट प्रस्तुत किया गया अर्नस्ट हैकल के द्वारा, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट। जिसका आधार यही था कि सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन फीचर होते हैं, समान लक्षण होते हैं, दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, जो कि एडल्ट में अनुपस्थित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड। उन्होंने बताया कि अगर हम सभी वर्टिब्रेट्स के, यहां तक कि ह्यूमंस के डेवलप, ठीक है, एम्ब्रियो को देखें तो एक वेस्टिजियल गिल स्लिट दिखाई देगी जस्ट बिहाइंड द हेड। हेड के ठीक पीछे एक गिल स्लिट दिखाई देगी, यहां तक कि ह्यूमन में भी यह दिखाई देगी। बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। लेकिन एक फंक्शनल ऑर्गन के रूप में केवल यह फिश में ही रह जाती है, गिल्स बाकी वर्टिब्रेट्स में समाप्त हो जाती है। यह बातें जो हैं अर्नस्ट हैकल ने बताया। फिर भी हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नस्ट वान वियर। तो जो बातें अर्नस्ट हैकल ने कही थी उसको सावधानी पूर्वक किए गए स्टडी से कार्ल अर्नस्ट वॉन वियर ने डिस्प्रूव कर दिया। ही नोटेड दैट, उन्होंने देखा कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल।
एम्ब्रियोस जो हैं वे कभी भी एडल्ट स्टेज में एक जैसे कैरेक्टर्स को शो नहीं करते हैं। एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। दूसरे एनिमल्स के जो एडल्ट स्टेज हैं उनमें एम्ब्रियोस के जो कैरेक्टर्स दिख रहे थे वे दिखाई नहीं देते हैं। तो जो अर्नस्ट हैकेल ने विचार प्रस्तुत किया था उसको डिसप्रूव कर दिया गया कार्ल एंस वॉन वियर के द्वारा। ठीक है, तो अगले सबूत की बात करते हैं। व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस among organisms of today and those that existed years ago। यह जो तुलनात्मक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है जीवों के बीच में समानता असमानता, जो कि आज के ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑर्गेनिज्म उनमें भी दिखाई देती हैं। तुलनात्मक शरीर विज्ञान कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सो, ठीक है, क्या दिखाती है? आज के लिविंग में और वर्षों पहले उपस्थित लिविंग्स में के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को दिखाती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस among organisms of today and those that existed years ago। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म आज उपस्थित हैं और जो ऑर्गेनिज्म बहुत पहले उपस्थित थे उनमें समानता और असमानता कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दिखाती है। ठीक है, सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वेयर शेयर्ड आर नॉट। ये जो समानता हैं ये हमें एक्सप्लेन करती हैं, हमें समझाती हैं कि कौन इनके पूर्वज हैं कौन नहीं हैं, किनमें पूर्वज का लक्षण आया है किनमें नहीं आया है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जो है आज के जीवों में और वर्षों पहले उपस्थित जीवों के बीच सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी दिखाती है और इस प्रकार की सिमिलरिटी को कॉमन एंसेस्टर के साथ के रिश्तों के रूप में जाना जा सकता है। सच सिमिलरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वेयर शेयर आर नॉट। ठीक है, इस तरह की समानता को हम उनके पूर्वजों के, उनके इंसेस्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनसे, ठीक है, कौन से शेयर हुए हैं, लक्षण आए हैं कि नहीं आए हैं, उनसे कुछ समानता है कि असमानता है, यह जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस था उसको डिसप्रूव किया गया, लेकिन यह जो कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है आज के लिविंग फॉर्म्स और वर्षों पहले उपस्थित लिविंग फॉर्म्स में जो समानता है, उनके एंसेस्टर्स के बाद बीच जो रिश्ते हैं, कनेक्शंस हैं, इन समानताओं को साझे पूर्वज के साथ रिश्तों के रूप में जाना जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन ऑल मैमल शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब। तो आप देख रहे हैं कि व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, जितने भी मेमल्स हैं, ऑल मेमल शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब्स। इनमें फोर लिम्ब्स के बोन में, फोर लिम्ब के बोन के पैटर्न में समानता दिखाई देता है, जो ये प्रूव करता है कि इनका एंसेस्टर जो थे कॉमन थे, उनके पूर्वज समान थे, उन्हीं से यह बने हुए हैं। इनके पूर्वज क्या थे? समान थे। ऐसा कैसे प्रूव हो रहा है? ऐसा इसलिए प्रूव हो रहा है कि इनमें जो फोर लिम्ब हैं, फोर लिम्ब्स
का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो बोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें सिमिलरिटी दिख रही है। व्हेल, बैट, चीता एंड वुमेन ऑल मैमल शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ 4 लिम्ब फिगर 6.3b। ठीक है, तो 4 लिम्ब्स के जो बोन हैं उनमें सिमिलरिटी दिख रही हैं। 4 लिम्ब्स के बोन्स कौन कौन हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजेस, ये सब 4 लिम्ब्स के बोन हैं छोटे छोटे। ये चाहे वेल के हों, बैट के हों, चीता के हों, ह्यूमंस के हों, ऑल मैमल्स, इनमें समानता दिखती है। ठीक है, दो दीज 4 लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यद्यपि ये 4 लिम्ब्स जो हैं वे अलग अलग वर्क करते हैं, लेकिन इनमें इनके स्ट्रक्चर्स में समानता दिखती है, इनकी बनावट में, ओरिजिन में समानता दिखती है, लेकिन ये अलग अलग वर्क करते हैं। दो दीज 4 लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल, ये जो 4 लिम्ब्स हैं इन एनिमल्स में अलग अलग काम करते हैं। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समान होता है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, सबके पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल, फ्लंजेस है इन देयर 4 लिम्ब फिगर 6.3b। देखें, इनके 4 लिम्ब्स में चाहे वो मैन का हो, चीता का हो, वेल, बैट का हो, ऑल मैमल्स, 4 लिम्ब्स में सबके पास ह्यूमरस है, कार्पेल्स हैं, मेटाकार्पेल्स हैं, फ्लंजेज हैं, सबके पास हैं। इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, इनकी ओरिजिन सेम है, लेकिन इनके वर्क अलग अलग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे कि वेल हो, बैट हो, चीता हो, वुमेन्स, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ 4 लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स के बोन के में सिमिलरिटी दिखाते हैं। दो यद्यपि दीज 4 लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल, यद्यपि ये 4 लिम्ब्स जो हैं इन एनिमल्स में अलग अलग काम करते हैं। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लंजेस इन देयर 4 लिम्ब। हेंस इस प्रकार इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, इन एनिमल्स में जो सेम स्ट्रक्चर्स है 4 लिम्ब का वह डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हुआ और अलग अलग वर्क करने लगा अपने अपने नीड्स की तरह, नीड के अनुसार। हेंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, अलग अलग डिफरेंट नीड्स, अलग अलग जरूरतों के अनुसार उनका एडेप्टेशन हुआ और डिफरेंट डायरेक्शन में उनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उनकी ओरिजिन जो थी वो सेम थी। ठीक है, जो एनाटॉमी थी, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो था वो सेम था। हेंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, इन एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हुआ ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, अलग अलग नीड्स के एडाप्टेशन की वजह से। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसे ही कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलागस, और ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलागस कहते हैं। होमोलागस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनकी ओरिजिन सेम हो लेकिन वर्क डिफरेंट हो ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, तो होमोलॉगस कहलाएंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिनमें ओरिजिन सेम हुआ है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंट एडाप्टेशन, डिफरेंट नीड की वजह से अलग अलग वर्क कर रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है इनमें। व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर स्पीशीज विथ अ कॉमन एंसेस्टर evolve to become
इन इंक्रीजिंगली डिफरेंट ऑफ्टन ड्यू टू अडॉप्टिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का डिफिनीशन क्या देंगे हम, देखें ध्यान से। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता क्या है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक प्रोसेस है वेयर स्पीसीज विथ अ कॉमन एंसेस्टर, जहां पर एक कॉमन एंसेस्टर्स के स्पीसीज evolve to become increasingly different। ठीक है, वे अलग अलग वर्क करेंगी, एक कॉमन एंसेस्टर से उत्पन्न हुई अलग अलग वर्क करेंगी, ऑफ्टन ड्यू टू अडेप्टिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि वे अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट की हुई हैं, अपने इन्वायरमेंट के बेस पे वो अलग अलग काम कर रही हैं, उन्हीं के अनुसार उनका अडेप्टेशन हो गया है, लेकिन उनकी ओरिजिन जो है वो सेम है, कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुई है इनकी। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर स्पीसीज विथ ए कॉमन एंसेस्टर evolve to become increasingly different, often due to adopting different environment। increased difference क्या होता है, increased difference, over time these species develop more and more differences in their traits such as physical characteristic, behavior, or genetic makeup। समय बीतते वक्त, ओवर टाइम, बीतते समय के साथ उनके स्पीसीज में परिवर्तन होते गए, उनके ट्रेट्स में परिवर्तन होते गए। ये परिवर्तन फिजिकल कैरेक्टर्स में थे, बिहेवियर में थे, जेनेटिक मेकअप के रूप में थे। तो इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, लेकिन एनवायरमेंट के अनुसार इनमें चेंजेज हुए। इस टाइप के एवोल्यूशन को हम कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस, और यह स्ट्रक्चर होमोलॉगस कहलाएंगे। होमोलॉगस ऑर्गन आर स्ट्रक्चर्स दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगस ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, एंड फंडामेंटल डिजाइन, बट मे हैव इवॉल्व टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन वे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन को करते हैं, लेकिन की ओरिजिन स्ट्रक्चर्स जो होगी वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेगा। होमोलॉगस ऑर्गन आर स्ट्रक्चर्स दैट शेयर ए कॉमन एंसेस्ट्री एंड फंडामेंटल डिजाइन, बट may have evolved to perform different function in different organism। The basic similarity between apparently similar or dissimilar organ is called homology। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सिमिलरिटी है, the basic similarity between apparently similar or dissimilar organ is called homology। Organs showing homology are called homologous। जो ऑर्गन होमोलॉजी शो करेंगे उन्हें हम होमोलॉगस कहेंगे। द बेसिक सिमिलरिटी बिटवीन अपेरेंटली सिमिलर और डिसिमिलर ऑर्गन इज कॉल्ड होमोलॉजी। ऑर्गन शोइंग होमोलॉजी आर कॉल्ड होमोलॉगस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे वह व्हेल हो, बैट हो, चीता हो, ह्यूमंस, ऑल मैमल्स, ठीक है, के जो 4 लिम्स होते हैं उनमें सिमिलरिटी दिखती है, उनकी बनावट में सिमिलरिटी दिखती है। सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पसल, मेटाकार्पस, फ्लैंजेस पाए जाते हैं 4 लिम्स में। इन दीज एनिमल्स सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। इन एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप होंगे, एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड, डिफरेंट नीड के वजह से एडाप्टेशन उनका हुआ है। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसे ही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। एंड हेंस दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस, और ऐसे स्ट्रक्चर होमोलॉगस कहलाएंगे। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी जो है वह कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है, समान पूर्वज के बारे में जानकारी देती है। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए होमोलॉगस के बारे में, तो वह वर्टिब्रेट के हार्ट्स होते हैं और ब्रेन्स होते हैं, यह भी होमोलॉजी को शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि
यह जो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी है, आज के जीवों में और वर्षों पहले उपस्थित जीवों के बीच में इस प्रकार की समानताओं को कॉमन एंसेस्टर्स के साथ रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है। जैसे अभी आपने वेल, चमगादड़, चीता, मानव के फोर लिम्ब के बोन्स में समानता दर्शाते हैं। ये अलग अलग वर्क को संपन्न करते हैं, परंतु उनमें की एनाटॉमी जो है समान होती है। अलग अलग कार्य करने के कारण वही स्ट्रक्चर्स अलग अलग रूप ले लेते हैं। इसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है और ये स्ट्रक्चर्स होमोलॉगस कहलाते हैं, जिनमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, इनमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। दूसरे जो इसके एग्जाम्पल हैं वो वर्टिब्रेट के हार्ट्स और ब्रेन हैं। दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होमोलॉगस होते हैं। अब प्लांट में अगर देखा जाए इसी बात को, इन प्लांट आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। प्लांट्स में भी होमोलॉजी देखने को मिलती है। बोगनवेलिया में थॉर्न, बोगनवेलिया में कांटों को देखा जाए और कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स को देखा जाए, तो एक कुकुरबिटा में आप देख रहे हैं कि टेंड्रिल्स बन रहे हैं और बोगनवेलिया में उसी से थॉर्न बन रहे हैं। यह अपने वर्क के अनुसार, एडॉप्टेशन के अनुसार ऐसा हुआ है, लेकिन इनकी होमोलॉजी सेम है। इनके बनने का जो एनाटॉमी है वो सेम है, एनाटॉमी रूप से सेम है। बोगनवेलिया में निकलने वाला थॉर्न एनाटॉमिकली सेम है, कुकुरबिटा में निकलने वाला टेंड्रिकल एनाटॉमिकली सेम है, लेकिन यह एडॉप्टेशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इनमें चेंजिंग आ गई है। बोगनवेलिया में यह थॉर्न बन गया है, कांटा बन गया है, जबकि कुकुरबिटा में यह टेंड्रिल्स बन गया है। यहां पर भी होमोलॉजी दिखाई जा रही है। तो प्लांट आल्सो शो होमोलॉजी। द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पर आधारित है। होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पर आधारित है, वेयर एज एनोलॉजी रिफर टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, जबकि एनोलॉजी में सिचुएशन ठीक उल्टा हो जाता है। अभी होमोलॉजी में आपने देखा कॉमन एंसेस्ट्री शो हो रही थी, ओरिजिन इनका सेम था, वर्क अलग अलग था, लेकिन एनोलॉजी में ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट होंगे लेकिन वर्क सेम होंगे। ओरिजिन जो होगा वो डिफरेंट होगा, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, लेकिन वर्क सेम होगा। इसे हम एनोलॉजी कहेंगे। होमोलॉजी का जस्ट अपोजिट एनोलॉजी होगा। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पे है, जबकि एनोलॉजी जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पे है। एनोलॉजी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पे है। एनोलॉजी रिफर टू ए सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट टू होमोलॉजी। एनोलॉजी जो है, एनोलॉजी की जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है होमोलॉजी का। इसमें ओरिजिन जो होता है वह डिफरेंट होता है, लेकिन वर्क सेम होता है। एग्जाम्पल है विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक एलाइक। बटरफ्लाई के विंग्स को देखा जाए और बर्ड के विंग्स को देखा जाए तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी एनाटॉमी अगर देखा जाए तो डिफरेंट होगा। एनाटॉमी डिफरेंट है, वर्क सेम है, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। बटरफ्लाइज के विंग और बर्ड के विंग
दोनों फ्लाई में हेल्प करेंगे, लेकिन इनकी एनाटॉमी जो है वह डिफरेंट है। इसे हम एनोलॉजी कहेंगे, एनोलॉजी। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, ये एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होते हैं। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यद्यप इनका परफॉर्मेंस जो होता है वो सिमिलर होता है। ये एनाटॉमिकली रूप से, एनाटॉमी रूप से ये जो है सिमिलर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, लेकिन इनका वर्क जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होने की वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, जिनमें एनाटॉमिक रूप से वे सिमिलर होते हैं, नहीं एनाटॉमिक रूप से वह डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो वर्क करते हैं वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो होमोलॉजी का उल्टा एनोलॉजी होता है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे आधारित है, जबकि एनोलॉजी जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पे आधारित है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वेयर एज एनोलॉजी रिफर टू ए सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। एनोलॉजी में सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है, उल्टा होता है। एग्जाम्पल, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड लुक एलाइक। बटरफ्लाई का विंग और बर्ड के विंग एक जैसे दिखते हैं, इनका वर्क एक है, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर थ्रू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। यद्यप ये सिमिलर फंक्शन करते हैं, समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। तो इसे हम एनालॉजी कहेंगे, एनालॉजिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इस प्रकार एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है, परिणाम है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं सेम काम करने लगते हैं, इस तरह वह सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एनालॉजी है वह बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाती है होमोलॉजी की। पक्षी और तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनके पूर्वज परंपरा समान नहीं है और न ही शरीर और रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हों। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। दूसरे जो एग्जाम्पल है एनोलॉजी के वह है आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ऑक्टोपस के आई और मैमल के आई दोनों देखने का काम करते हैं, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, इनकी बनावट जो होती है वह अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का वर्क देखने का है। तो यह आपस में एनालॉजी शो कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल है द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो हैं वो तैरने में मदद कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो बनावट है, एनालॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वे अलग अलग हैं, वर्क सेम है। वन कैन, ठीक है, तो आप एनालॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। एनालॉजी होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाते हैं। होमोलॉजी के बारे में आप जान चुके हैं। द एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, द एनालॉगस ऑर्गन आर दोज विच सुपरफिशियली अपीयर सिमिलर। बाहर से दिखने में वह समान दिखेंगे, ड्यू टू देयर एडाप्टेशन फॉर सिमिलर फंक्शन, क्योंकि वे सिमिलर फंक्शन के लिए अडॉप्ट हुए हैं। बट आर वेरी डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर, प्लान एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
बेसिक स्ट्रक्चर्स प्लान ये अलग अलग होंगे। एनालॉगस ऑर्गन आर दोज विच सुपरफिशियली अपीयर सिमिलर ड्यू टू देयर एडाप्टेशन फॉर सिमिलर फंक्शन but are very different in basic structure plan and embryonic development. These are widely different phylogenetically but have adopted similar habitat and mode of life. यह ठीक है फाइलोजेनेटिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन सिमिलर हैबिटेट मोड ऑफ लाइफ की वजह से समान दिखते हैं। These are widely different phylogenetically but have adopted similar habitat and mode of life. They thus give evidence of convergent evolution. ठीक है, यह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, एविडेंस देते हैं। एडेप्टिव कन्वर्जेंस इज फाउंड इन सर्टेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आल्सो। एडेप्टिव कन्वर्जेंस जो है वह सर्टेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में पाया जाता है। जो सर्टेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनमें एडेप्टिव कन्वर्जेंस पाया जाता है। इन सच केसेस इट इज कॉल्ड पैरेलल एवोल्यूशन। ऐसे केसेस में हम इसको पैरेलल एवोल्यूशन कह सकते हैं। व्हाट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर अनरिलेटेड आर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज independently evolve similar trait or characteristics as a result of adapting to similar environmental pressure. Convergent evolution एक प्रोसेस है जिसमें अनरिलेटेड डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेट। देखो इंडिपेंडेंट रूप से वह सिमिलर ट्रेट को शो करती हैं और यह होता है इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से। इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से उनमें समानताएं आ जाती हैं लेकिन वह एनाटॉमिकली रूप से समान नहीं होती हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर अनरिलेटेड आर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिजल्ट ऑफ एडॉप्टिंग टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह था आपका एनोलॉजी के बारे में। दूसरे एग्जाम्पल भी आपने देखा आई के बारे में जो ऑक्टोपस और मैमल्स के थे। फ्लिपर्स आपने देखा पेंगुइन और डॉल्फिन्स के। ठीक है, आगे देखते हैं। वन कैन से, देखे ध्यान से। हाँ, वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट। ठीक है, एक लोग कह सकते हैं इनका हैबिटेट जो है सिमिलर है। ठीक है, वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर। सिमिलर हैबिटेट होने की वजह से इनमें सिमिलर एडेप्टिव फीचर सेलेक्ट हुए हैं इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर हैबिटेट और सिमिलर एडेप्टिव फीचर की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फीचर उत्पन्न हुए हैं बट टुवर्ड द सेम फंक्शंस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई तर्क दे सकता है कि समान हैबिटेट के कारण जीव के समूहों ने समान स्पेशियलिटी को चयनित किया है क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे, वर्ग समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अपसारी विकास है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर वर्क होने की वजह से
सिमिलर हैबिटेट होने की वजह से एक फीचर्स एक वर्क करने लगे, क्योंकि इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है, बट टुवर्ड सेम फंक्शन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। स्वीट पोटैटो की अगर बात किया जाए, जिसमें रूट का मॉडिफिकेशन होता है स्वीट पोटैटो में, और पोटैटो में जिसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से पोटैटो बनते हैं और रूट के मॉडिफिकेशन से स्वीट पोटैटो बनते हैं। यह भी एक एग्जांपल है एनोलॉजी का। इसमें भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं, लेकिन बाहर से देखने पे सेम लगते हैं। पोटैटो जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना है, स्वीट पोटैटो जो है रूट के मॉडिफिकेशन से बना है। तो आपने देखा कि एनोलॉजी जो है उसके जो अदर एग्जाम्पल है, ऑक्टोपस और मैमल्स के आई हैं, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स हैं। कोई तर्क दे सकता है कि समान हैबिटेट स्पेशलिटी के कारण ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स ने समान एडेप्टिव फीचर्स को सेलेक्ट किया है, क्योंकि इनके वर्क समान थे, फिर भी उनकी सिमिलरिटी का बेस जो है वह कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार की एनालॉजी भी अन्य प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने देखा स्वीट पोटैटो में और पोटैटो में। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, जिस तरह से आर्गुमेंट दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, उसी तर्क के आधार पे, तर्क के ठीक उसी बिंदु पे हम कह सकते हैं सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के जीन्स, उनसे बनने वाले प्रोटीन, उनके वर्क कॉमन है, जो यह कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करते हैं। सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स, प्रोटीन और जीन्स की समानता, परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में काम करने की दक्षता एक जैसी, गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री, यह एक समान पूर्वज के प्रूफ करता है, एक समान पूर्वज होने की क्लू है, प्रूफ है, सबूत है, ठीक है। तो इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन और जीनों की कार्यदक्षता की समानताएं अलग अलग जीवों की निश्चित क्रियाशीलता एक समान पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। एक ही तरह से जीन्स से प्रोटीन का फॉर्मेशन, एक ही तरह का प्रोटीन अलग अलग जीवों में वर्क करने की क्षमता कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है। These biochemical similarities point to same shared ancestry as structural similarity among diverse organisms. जैव रासायनिक समानता भी ठीक उसी साझा वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है जैसे कि अलग अलग जीवों के में संरचनात्मक समानता में थी। तो आप देख रहे हैं बायोकेमिकल सिमिलरिटी भी शो हो रही है, जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी में शो हो रही थी। कॉमन एंसेस्ट्री, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जीवों में जो स्ट्रक्चरल की सिमिलरिटी मिल रही है एंसेस्ट्री के बीच में, उसी तरह से बायोकेमिकल में भी सिमिलरिटी मिल रही है कॉमन एंसेस्ट्री के रूप में। ये सब प्रूफ हैं एवोल्यूशन के। तो आपने देखा तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन और जीनों की कार्य दक्षता की समानता जो है, अलग अलग जीवों की निश्चित क्रियाशीलता
एक सामान्य एंसेस्ट्री परंपरा को संकेत देती है। बायोकेमिकल सिमिलरिटी भी ठीक उसी कॉमन एंसेस्टर की ओर इशारा करती है, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी दिखाई दे रही थी। मैन हैज ब्रीड selected plants and animal for agriculture, horticulture, sport और ठीक है सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैन जो है वह अपने अनुसार, अपने जरूरतों के अनुसार प्लांट्स में, एनिमल्स में ब्रीड कराता है, नए नए किस्म को तैयार करता है। मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल। मैन जो है वह सेलेक्टेड प्लांट और एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराता है, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट और सिक्योरिटी के लिए। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। मैन जो है बहुत सारे जंगली एनिमल्स को और क्रॉप को डोमेस्टिकेट कर दिया गया है, घरेलू बना लिया है। तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य ने पौधों और पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल, सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती फसलें उगाई। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। और यह जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है वे एक तरह से अलग ब्रीड तैयार हो गई अपने से। यह जो सघन प्रजनन कार्यक्रम द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अपने ही वंश से अलग हो गई। इसका एग्जाम्पल है डॉग। बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो हैं, एक ही जीनस के ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिनको ह्यूमंस ने सेलेक्ट कर लिया, डोमेस्टिकेट कर लिया, उनमें चेंजेज आ गए और जो जंगल में ही रह गए वे अलग रूप में ही रह गए, उनका जीनस सेम है। एग्जाम्पल है डॉग। डॉग जो कि कैनिस जीनस का है और उसी कैनिस जीनस में उल्फ भी आता है, भेड़िया भी आता है, गोल्डन जैकाल भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डॉग को डोमेस्टिकेट होने की वजह से उनमें चेंजेज आ गए। डोमेस्टिकेटिंग डॉग कैनिस फैमिलियरिस, जो डोमेस्टिक डॉग है जिसका साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियरिस है, जबकि उसी जीनस का वुल्फ होता है कैनिस लुपस, कैनिस लुपस, और उसी जीनस का गोल्डन जैकाल होता है कैनिस ऑरियस, कैनिस ऑरियस। तो इन तीनों का जीनस सेम है कैनिस, लेकिन इनमें डिसिमिलरिटी दिखाई दे रही है डोमेस्टिकेशन की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। यह इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं जिनसे अलग तरह के ब्रीड तैयार किए गए, उन्हीं जीनस से अलग तरह के ब्रीड बना लिए गए, बट स्टिल आर सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के जीनस से अलग टाइप के ब्रीड तैयार किए गए, जिसका एग्जाम्पल आपने डॉग देखा। तो डॉग जो है डोमेस्टिकेट होने की वजह से अलग टाइप का दिखने लगा और उसी जीनस का जो भेड़िया है, गोल्डन जैकाल है, वो अलग टाइप का दिख रहा है। It is urged that in within 100 of year man could create new breed। हम यह तर्क दे सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों में जब मैन नया ब्रीड तैयार कर सकता है, could not nature have done the same over millions of year। तो करोड़ों साल में नेचर क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, तो आप जब
तर्क की बात करेंगे तो यह तर्क दिया जा रहा है कि यद्यप मनुष्य जो है 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यहां यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर में क्यों नहीं कर सकती है, की है। ठीक है, तो आपने देखा मनुष्य ने प्लांट और एनिमल्स को कृषि, बागवानी, खेल, सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को पालतू बनाया, क्रॉप्स उगाई और इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम किया, जिससे नए नस्ल तैयार हुई जो अन्य वंश प्रकार से भिन्न थे, अपने ही वंश से अलग थे। एग्जाम्पल आपने डॉग्स का देखा, उसके ही वंश के उल्फ और गोल्डन जयकाल जो अलग किस्म के दिख रहे हैं और डॉग अलग किस्म का दिख रहा है। इट इज अर्ज दैट इन विदिन 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड। ठीक है, यह तर्क दिया जा रहा है कि जब मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, एक दूसरा सपोर्टिंग एवोल्यूशन के सपोर्ट के लिए एक दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा गया इंग्लैंड में नेचुरल सिलेक्शन के रूप में। क्या देखा गया इंग्लैंड में, समझे ध्यान से। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एवोल्यूशन के सपोर्ट में एक दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इंग्लैंड में देखा गया। इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1815, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन। 1850 जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस टाइम में मौत का कलेक्शन कैसा था, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उस टाइम में कलेक्शन कैसा था, उस बेस पे एवोल्यूशन को समझा जाएगा। इन अ कलेक्शन ऑफ मौत मेड इन 1815 दैट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर व्हाइट विंग मोथ ऑन ट्री देन डार्क विंग आर मेलनाइज्ड मोथ। देखा गया कि 1850 के टाइम में मौत का जो कलेक्शंस था प्लांट के ऊपर, व्हाइट विंग्स वाले जो मौत से वो ज्यादा पाए जाते थे डार्क विंग या मेलनाइज्ड मौत की तुलना में। जो काले कलर वाले थे, जो हल्के डार्क कलर वाले विंग वाले जो मौत से, उनकी संख्या कम थी, जबकि व्हाइट कलर वालों की संख्या अधिक थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यह पाया गया। However, in the collection carried out from same area, ठीक है, but after industrialization, सेम एरिया का कलेक्शन में व्हाइट विंग वाले मौत ज्यादा थे ट्री पे, जबकि डार्क विंग वाले मौत कम थे। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन औद्योगिकरण के बाद, जब उद्योग इंडस्ट्री लग गए थे, प्रदूषण फैल गया था, उसके बाद क्या हुआ, दैट इज 1920, 1920 में देयर वेयर मोर डार्क विंग मौत इन द सेम एरिया। उसी एरिया में डार्क विंग वाले मौत जो थे वह ज्यादा पाए गए, व्हाइट विंग वाले मौत कम हो गए। दैट इज प्रपोर्शन वाज रिवर्स, अनुपात चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के जिस इलाके में जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उद्योग नहीं लगे थे, प्रदूषण नहीं हो रहा था, उस टाइम में 1850 के टाइम में व्हाइट विंग वाले मौत की संख्या ट्री पर ज्यादा थी, जबकि डार्क विंग वाले कलर्ड ठीक है मेलनॉइज्ड मौत जो थे ब्लैक वाले, उनकी संख्या कम थी। यह कलेक्शन हुआ था 1850 में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, फैक्ट्रियों के लगने के बाद, प्रदूषण बढ़ने के बाद, जब 1920 में कलेक्शन देखा गया, तो डार्क विंग वाले काले कलर वाले मौत की संख्या ज्यादा थी, व्हाइट वाले कम हो गए।
प्रपोर्शन रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हो गया? इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? देखिए ध्यान से, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्स वाले मॉथ्स बहुत ज्यादा थे, ब्लैक विंग्स वाले कम थे। 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रदूषण नहीं था, पौधों पे लाइकेन उगते थे। लाइकेन जो है पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जिस इलाके में आपको लाइकेन्स दिख रहा है उसका मतलब वहां प्रदूषण नहीं है, पॉल्यूशन वहां पे नहीं है, इसीलिए वहां लाइकेन है। लाइकेन व्हाइट कलर के होते हैं, तो यह व्हाइट वाला जो था, ठीक है, छिप जाता था, इनकी संख्या अधिक थी। यह ब्लैक वाले जो थे यह दिख जाते थे, चिड़ियाएं इनको खा जाती थी, इसलिए इनकी संख्या कम थी। 1850 इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्लैक विंग्स वाले मौत कम हो गए थे, क्योंकि चिड़िया इनको देख लेती थी प्लांट पे। लेकिन यह व्हाइट विंग्स वाले छिप जाते थे लाइकेन्स में, क्योंकि लाइकेन व्हाइट था, उनकी पत्तियों में छिप जाते थे लाइकेन्स में, इस लाइकेन के स्ट्रक्चर्स में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब प्लांट्स जो हैं काले होने लगे प्रदूषण की वजह से, और लाइकेन समाप्त हो गया प्रदूषण की वजह से, तो व्हाइट विंग्स वाले मौत दिखने लगे और ब्लैक विंग्स वाले ब्लैक बैकग्राउंड में छिप जाते थे, तो ये बच जाते थे और व्हाइट वाले शिकार हो जाते थे। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट विंग्स वाले मौत की संख्या कम हो गई, ठीक है, और ब्लैक विंग्स वाले मौत की संख्या बढ़ गई। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर्स विल स्पॉट अ मौत अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। प्रीडेटर्स जो थे, जो शिकारी थे, वे बैकग्राउंड के अंदर मौत को देख लेते थे, बैकग्राउंड के से में मौत को देख लेते थे और उनका शिकार कर लेते थे, ठीक है। बैकग्राउंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो था, प्लांट जो थे ब्लैकिश नहीं थे, क्योंकि प्रदूषण नहीं था, लाइकेन थे, लाइकेन में व्हाइट विंग वाले छिप जाते थे, बच जाते थे, लेकिन यह दिख जाते थे ब्लैक विंग वाले, शिकार हो जाता था, ठीक है। तो द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर विल स्पॉट ए मौत अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। तो आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है प्लांट के जो ट्री थे, ट्रंक थे, ब्रांचेस थे, वे काले पड़ गए इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर। इस कंडीशन में व्हाइट विंग वाले जो मॉथ से, वो अपने आप को बचा नहीं पाए प्रीडेटर से, शिकारियों से, जबकि डार्क विंग और मेलानोइज्ड मॉथ सर्वाइव। डार्क विंग और मेलानोइज्ड मॉथ जो है सर्वाइव कर पाए, बच गए, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक था, उसमें छिप गए, बच गए। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेन कवर द ट्री। ट्री को व्हाइट कलर के लाइकेन जो थे वह घेरे हुए रहते थे, ट्री को कवर किए रहते थे सफेद कलर के लाइकेन, और उसी में यह सफेद मौत छिप जाता था, बच जाता था। सेट इन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेन कवर द ट्री। इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड। इस बैकग्राउंड में व्हाइट विंग मॉथ जो है सर्वाइव कर लेता था, लाइकेन में छिप के बच जाता था। बट द डार्क कलर मॉथ वेयर पिक्ड आउट बाय प्रीडेटर। और डार्क कलर मॉथ जो थे वह प्रीडेटर के द्वारा शिकार कर लिए जाते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन के समर्थन में एक दूसरा जो डिस्कवरी थी, अवलोकन था, वह इंग्लैंड में मौत के कलेक्शन का है।
शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से पहले अर्थात 1850 ईस्वी से पहले जो कलेक्शन किया गया था वहां पर प्लांट्स पर व्हाइट विंग्स जो मौत थे वह डार्क विंग्स के मौत की अपेक्षा अधिक संख्या में होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 में जो कलेक्शन किया गया वह संकेत बता रहा है कि ठीक उसी क्षेत्र में डार्क कलर वाले मॉस जो है अधिक मात्रा में मिले गए, रेशियो उलट गया। ठीक है, ये जो प्रेक्षण थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाले टाइम में इंडस्ट्री के धुएं और कालिख के कारण प्लांट्स के जो ब्रांच थे काले पड़ गए। इस कारण जो मौत से वे प्रीडेटर्स के द्वारा व्हाइट मॉस जो है शिकार कर लिए गए और ब्लैक जो मॉस थे वो बच गए। ठीक है, क्योंकि वह ब्लैक बैकग्राउंड में छिप जाते थे। व्हाइट मॉथ अधिक मारे गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्लांट्स पे व्हाइट कलर के लाइकेंस हुआ करते थे और इसके बैकग्राउंड में व्हाइट मॉथ बच जाते थे और ब्लैक मॉथ प्रीडेटर्स के द्वारा पकड़ में आ जाते थे। डू यू नो दैट लाइकेन कैन बी यूज एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर? क्या आपको पता है कि लाइकेन जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के सूचक होते हैं? लाइकेन्स जो हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। जहां पे पोल्यूशन होगा इंडस्ट्री की वजह से, स्मोक की वजह से, वहां पे लाइकेन्स नहीं पाए जाते हैं। जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे लाइकेन्स पाए जाएंगे। दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड। ठीक है, लाइकेन्स जो है ऐसे एरिया में नहीं उगते हैं जहां पे पोल्यूशन हो। पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स उगते नहीं हैं। हेंस मोथ दैट वे आर एबल टू कमाउफ्लेज देमसेल्फ। इस तरह से मौथ जो है इस छद्म आवरण की वजह से अपने आप को बचा लेता था। दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड, सर्वाइव। बैकग्राउंड की वजह से अपने आप को सर्वाइव कर लेता था, बच जाता था। फिगर 6.4। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, ठीक है, लाइकेन होने की वजह से व्हाइट मॉथ बच जाता था, ब्लैक मॉथ जो है शिकार कर लिया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो देख रहे हैं जो ब्रांचेस हैं काले पड़ गए हैं स्मोक की वजह से। ठीक है, और लाइकेन भी समाप्त हो गया है। व्हाइट मॉथ जो है प्रेडेटर्स के द्वारा शिकार कर लिए गए हैं, इनकी संख्या कम हो गई है और ब्लैक ग्राउंड की वजह से ब्लैक विंग्स वाले बच जा रहे हैं। ठीक है, यह जो है कहां देखा गया? इंग्लैंड के सिटीज में देखा गया, शहरों में देखा गया। गांव का क्या माहौल था उसकी भी बात करते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय फैक्ट दैट इन एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, एग्जाम्पल इन रूरल एरिया, द काउंट ऑफ मिलेनिक मौत वाज लो। ठीक है, तो इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य पे मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ व्हाइट मौत की संख्या कम थी। वहां पे व्हाइट जो थे, नहीं व्हाइट नहीं, मिलेनिक मौत, जो ब्लैक वाले मौत से वो संख्या कम थे, व्हाइट वाले ज्यादा थे। रूरल एरिया में जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था, जहां पे प्रदूषण नहीं था, धुआं नहीं था, वहां पे ठीक है जो मेलनाइज्ड मौत हैं, डार्क विंग वाले मौत हैं, उनकी संख्या कम थी, व्हाइट विंग्स वाले मौत अधिक थे। दिस सो दैट इन मिक्स पॉपुलेशन, ठीक है, ये मिक्स पॉपुलेशन को शो कर रहे थे। दे सो दैट इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव, जो कंडीशन को अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा वो बचेगा, सरवाइव कर पाएगा। एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, और अपने पॉपुलेशन साइज को बढ़ाएगा, अपने संख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो मौत
कैमोफ्लेज में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को सपोर्ट इस तथ्य से मिलता है कि विलेजेस एरिया में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, मेलेनाइज्ड डार्क विंग वाले जो मौत थे उनकी संख्या कम थी, व्हाइट विंग वाले मौत अधिक थे। दिस शो दैट इन ए मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर एडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मिक्स पॉपुलेशन में जो ज्यादा एडॉप्ट हो गया वो बच जा रहा है और उनकी संख्या बढ़ती गई। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। याद रहे कि इसमें किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं हो पाता है, विप्ड आउट नहीं होगा, वह कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कम हो जाएंगे, कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हो गए। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। याद रहे किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है, उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, संख्या कम हो जाएगी। दिस शो दैट इन ए मिक्स पॉपुलेशन, मिक्स पॉपुलेशन में देखा जाए तो मिक्स पॉपुलेशन में यह देखने को मिल रहा है कि जो अच्छे तरीके से एडॉप्ट कर ले रहा है इन्वायरमेंट को, वह सरवाइव कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, और जो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है उसकी पॉपुलेशन कम हो जा रही है। वह कंप्लीट रूप से वाइप्ड आउट नहीं हो रहा है, कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हो रहा है। सिमिलरली ठीक इसी तरह का एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इटीसी, अधिक मात्रा में हर्बिसाइड का यूज, पेस्टिसाइड का यूज। हर्बिसाइड खरपतवारनाशी, घास उसको जलाने वाली दवा हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड कीड़ों मकोड़ों को मारने वाली दवा अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, हैज ओनली रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इन ए मच लेजर टाइम स्केल। तो कम ही टाइम में हमें रेजिस्टेंट वेराइटी मिल जाएगी पेस्टिसाइड्स की, हर्ब्स की, जिन पर इन दवाओं का असर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार घास जलाने वाली, कीटों के मारने वाली दवाओं का अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम टाइम पीरियड में केवल रेजिस्टेंस टाइप्स का चयन हुआ, रेजिस्टेंस वेराइटी का सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब, और यह माइक्रोब्स के लिए भी सही है। अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक का ड्रग, जिनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक या ड्रग यूज कर रहे हैं, अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स में माइक्रोब्स को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। वे ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन एंटीबायोटिक्स और ड्रग के प्रति। Hence, resistance organism cell are appeared in a time scale of month or year is not century. वे कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में, न कि कुछ शताब्दियों में रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। तो ठीक यही बात माइक्रोब्स के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स और अन्य ड्रग को यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म सेल्स के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द ही, यदि सेंचुरी में नहीं तो महीने और वर्षों के टाइम पीरियड में ही रेजिस्टेंस जीव सेल्स प्रकट हो रही हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यह एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, मानव के क्रियाकलाप की वजह से एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यह जो anthropogenic action refer to any effect or impact of environment that caused by human activity. Anthropogenic action क्या होता है? कोई भी रिजल्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पे आया हो, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहेंगे। रिफर टू एनी इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट दैट इज काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो भी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट आएगा वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस होंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से एवोल्यूशन हुआ है।
मानव के क्रियाकलाप की वजह से एवोल्यूशंस हुए हैं। ऐसे रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल्स बन गए हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, ड्रग रेजिस्टेंस हैं। ऐसे प्लांट्स, हर्ब्स, पेस्ट बन गए हैं जो कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हैं। These also tells us that evolution is not a direct process in the sense of determinism. ठीक है, दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट, हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वह एक डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, नहीं है। इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। एवोल्यूशन जो है एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, यह एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। एवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, it is a stochastic process. What is stochastic process? A process that involve randomness, unpredictability. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रैंडमनेस हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, that the outcome from each event is not predetermined. पहले से निर्धारित इवेंट न हो, based on chance event in nature, जो चांस की वजह से हो, किसी घटना की वजह से हो नेचर में, एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन की वजह से हो। तो एवोल्यूशंस जो है वह डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। एवोल्यूशंस जो है एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, यह किसी घटना की वजह से होता है नेचर में, म्यूटेशन की वजह से होता है ऑर्गेनिज्म में, यह प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से है, रैंडमनेस की वजह से है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शाकनाशक, कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग के रिजल्ट की वजह से कम टाइम पीरियड में केवल रेजिस्टेंस टाइप्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक यही बात माइक्रोब्स के प्रति भी सही साबित हुई है, जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स या फिर अन्य ड्रग्स को यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म सेल्स के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द ही, यदि सेंचुरी में नहीं तो मंथ में, ईयर्स के टाइम पीरियड्स में ही रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल्स प्रकट हो रही हैं। यह एक मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के क्रियाओं के द्वारा विकास का उदाहरण है। These are example of evolution by anthropogenic action. इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद का अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। This also tells that evolution is a not direct process in the sense of determinism. निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, एवोल्यूशन जो है एक निश्चयवाद के सेंस में एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। यह एक संप्रभावी प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग, म्यूटेशन पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन? ये आपके सबूत थे, एवोल्यूशन हुआ है। थैंक यू।